बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो चला है राजधर्म का। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन में पहुंच चुका है, यानी कि अब किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। और उधर ईरान भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। ईरान ये ऐलान कर चुका है कि इस बार वो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ ऑल आउट वॉर लड़ेगा। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है, ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। IRGC की तरफ से ये धमकी दी गई है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को उड़ा देगा। ईरान का ये कहना है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो ट्रंप के जंगी बेड़े को समुंदर में ही दफन कर सकती हैं। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि वो सबसे पहले जवाबी कार्रवाई तेल अवीव पर करेगा, तेल अवीव को पूरी तरह से मिटा देगा। वहीं संभावित हमले की आशंका के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई एक बार फिर बंकर में चले गए। खामनेई को तेहरान की हाई सिक्योरिटी सुरंग में शिफ्ट कर दिया गया है, जो आपस में कई सुरंगों से जुड़ी हुई है। यानी कि ईरान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। अगले 24 घंटे अब बेहद अहम है। मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान उस पर कैसे पलटवार करेगा। ट्रंप और खामनेई का वॉर प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान के पास पहुंच गया है और अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ईरान ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। ट्रंप के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ खामेनेई ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख कर दिया है। क्या खामेनेई ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन उड़ा देंगे? क्या खामेनेई अपनी मिसाइलों से तेल अवीव का नामो निशान मिटा देंगे? क्या खामेनेई टैक्टिकल एटम बम से अमेरिकी बेस पर तबाही मचा देंगे? क्या खामेनेई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके दुनिया को घुटनों पर ला देंगे?
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी हाई सिक्योरिटी वाले बंकर में चले गए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर इजराइल पहुंच चुके हैं। ट्रंप का जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन हमला करने के लिए ईरान के पास पोजीशन ले चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमले का ऑर्डर भी पास कर दिया है। क्या अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला होने वाला है? क्या अमेरिकी मिसाइलों से तेहरान दहलने वाला है? ईरान पर अमेरिकी अटैक का नया वॉर प्लान सामने आ गया है। नई योजना के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी एयरफोर्स के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर ईरान में घुसेंगे और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे। अमेरिका पहला हमला करेगा, उसके पीछे पीछे इजरायली फाइटर जेट्स होंगे जो ईरानी फोर्स को टारगेट बनाएंगे। उधर जॉर्डन बेस पर तैनात अमेरिका के F-15 ईगल स्ट्राइक बिजली की तेजी के साथ ईरान में घुसकर एक के बाद एक हवाई हमले करके पूरी तरह से तेहरान पर एयर सुपीरियरिटी लेने की कोशिश करेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस समय अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर इजराइल में मौजूद हैं और हमले की फाइनल तैयारी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रैड कूपर का इजराइल पहुंचना ये इस बात का साफ इशारा है कि अब जंग किसी भी समय शुरू हो सकती है, क्योंकि पिछले साल 8 जून को जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो उसके ठीक पहले सेंटकॉम चीफ माइकल कुरिल्ला भी तेल अवीव पहुंचे थे और अब जंगी हालात के बीच सेंटकॉम के नए चीफ ब्रैड कूपर भी इजराइल में है। यानी ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि हमले से पहले का बड़ा संकेत है। अमेरिका और इजराइल का प्लान है कि ईरान को बिल्कुल भी संभलने का मौका न मिले, क्योंकि ईरान भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि इस बार अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ ऑल आउट वॉर होगी। उस पर अटैक हुआ तो वो सबसे पहले इजराइल पर हमला करेगा और तेल अवीव को पूरी तरह से तबाह कर देगा।
खामेनेई की फोर्स इजराइल में कहां-कहां अटैक करेगी, ईरानी मीडिया ने उसका मैप भी चलाना शुरू कर दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि इस बार अटैक जून 2025 से कहीं बड़ा और विध्वंसकारी होने वाला है। ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है। वो न सिर्फ अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करेगा, बल्कि यमन के हूतियों से रेड सी का रास्ता भी ब्लॉक करवा देगा। ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रूट से दुनिया का करीब 25% तेल सप्लाई किया जाता है। वहीं रेड सी एशिया और यूरोप के बीच अहम समुद्री सी रूट है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरानी सेना तो रेड सी रूट को यमन के हूती अपनी मिसाइलों से बंद कर सकते हैं। जंग के हालात में ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों को उड़ाने की धमकी भी दी। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी चेतावनी पर्शियन गल्फ के पास मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर आई है। ईरान ने कहा है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो यूएसएस अब्राहम लिंकन की समंदर में ही कब्र। सवाल यह है कि क्या ईरान के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की ताकत है? ईरानी नेवी कई साल से अपने आप को लगातार ताकतवर बनाने में जुटी है। उसके बेड़े में एडवांस वॉरशिप से लेकर रूसी सबमरीन तक शामिल। ईरानी नेवी कई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और पर्शियन गल्फ में उसकी मजबूत मौजूदगी है। ईरान ने हाल ही में रूस से किलो क्लास पनडुब्बियां खरीदी। इसके अलावा उसके पास खुद की बनाई भी सबमरीन है, जो निगरानी के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम है। ईरानी फौज समंदर में फतह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल और शक्तिशाली ड्रोन से दुश्मन को परेशान कर सकती है। हालांकि जानकार बताते हैं कि ईरान के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करना इतना भी आसान नहीं होगा। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर चलता फिरता जंगी बेड़ा है, जो पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर करीब 90 फाइटर जेट तैनात हैं, जिनमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल है। इसके अलावा इसके साथ चलने वाली हर वॉरशिप पर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जो दुश्मन के हमले को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अमेरिकी अटैक के खतरे को देखते हुए ईरान ने भी अपने सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं।
फारस की खाड़ी में नेवी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। ईरान की ग्राउंड फोर्स भी फुल अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर बात उसके अस्तित्व पर आई तो वो इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर परमाणु अटैक कर सकता है। ईरान के पास हमला करने के लिए शाहेद रेंज के कई खतरनाक ड्रोन भी हैं और अब वो नए ड्रोन की टेस्टिंग भी कर रहा है। ईरानी सेना का कहना है कि वो इस बार उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी जो उसने जून 2025 की लड़ाई में नहीं किया था। ये मिसाइलें दुश्मनों को चौंका देंगी। अमेरिका की कोशिश है कि पहले ही हमले में ईरान के ज्यादा से ज्यादा मिसाइल बेस को तबाह किया जा सके। यही वजह है कि ईरानी फौज देश के अलग अलग कोने में अपनी मिसाइलों को रीलोकेट कर रही है। ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है। अमेरिका इस बार सुप्रीम लीडर खामेनेई को टारगेट कर सकता है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई तेहरान में अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। ये सब अमेरिकी हवाई हमले से बचने के लिए किया गया है। अयातुल्लाह अली खामेनेई जिस अंडरग्राउंड सुरंग में छिपे हैं वो काफी मजबूत है। ये सुरंग कई दूसरी सुरंगों के नेटवर्क से जुड़ी है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में हवाई हमलों से बचने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम लीडर के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई ने लीडर के ऑफिस का डेली मैनेजमेंट संभाल रखा है। इधर खामेनेई जमीन के नीचे बंकर में है तो ऊपर उनके खिलाफ विद्रोह की आग भड़क रही है। इस्फहान से ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें गुस्साई भीड़ IRGC के बेस को आग लगाती नजर आ रही है। ऐसा ही एक वीडियो ईरान के रामासार से भी सामने आया है। यहां भी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया है। यानी ईरान के सामने सिर्फ अमेरिका के हमले का खतरा नहीं मंडरा रहा, बल्कि अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर अटैक हुआ तो हमले के बीच गुस्साई भीड़ एक बार फिर सड़क पर होगी और खामेनेई के खून की प्यासी होगी। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जिस देश का राष्ट्रपति कई देशों में युद्ध रुकवाने का दावा करता हो, उसका अपना ही देश उनसे नहीं संभल रहा है। अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा? ट्रंप के फेडरल एजेंट्स के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं? अपने ही नागरिकों पर ट्रंप के एजेंट्स क्यों गोलियां चला रहे हैं? इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। क्या डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल एजेंट्स बेलगाम हो गए? क्या अमेरिका के आइस एजेंट गुंडागर्दी पर उतर आए?
क्या अमेरिकी फेडरल एजेंट्स लोगों को सरेआम गोली मार रहे हैं? क्या अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विद्रोह हो गया है? अमेरिका के मिनेसोटा में एक फेडरल एजेंट ने फिर से हद पार कर दी है। मिनियापोलिस में कुछ दिन पहले फेडरल एजेंट ने रेने गुड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बचाव करते नजर आए थे। वहीं एक बार फिर से इसी शहर में ट्रंप के एक एजेंट ने एक और जान ले ली। 37 साल के एलेक्स जेफरी की गोली मारकर हत्या कर दी। फेडरल एजेंट्स ने एलेक्स जेफरी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो प्रदर्शन के दौरान इन एजेंट्स की करतूत को कैमरे में कैद कर रहे थे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में गुस्सा फूट रहा है तो दूसरी तरफ भारत गणतंत्र का 77वां महाउत्सव मनाने जा रहा है। दिल्ली का कर्तव्य पथ सज चुका है, तीनों सेनाएं भी तैयार हैं, जोश एक्सट्रीमली हाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस है। कल रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या होगा नया, क्या होगा खास, हिंदुस्तान के किन साइलेंट योद्धा की परेड में पहली बार झलक दिखाई देगी, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस, दुश्मनों देख लो सेना की शौर्य और शक्ति का झलक। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है डीआरडीओ, और वही डीआरडीओ की पहली बार कर्तव्य पथ पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल एक साथ दिखाई दे रही है। कुल मिला के इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम देख लो, कर्तव्य पथ से हिंद की ताकत जान लो। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने जॉइंट ऑपरेशन कर ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आज इस मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं वो झांकी जो कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई देगा, तो वहीं बहावलपुर का वो आतंकी अड्डा दिखाई देगा जो पूरी तरह से भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस के जरिए ध्वस्त किया। गणतंत्र का जश्न मनाता, थल जल नभ से लहराता तिरंगा। पहली बार परेड में साइलेंट योद्धा, इनकी बहादुरी पर शक मत करना। भारतीय सेना की 61 कैवलरी वेटलरी फॉर्मेशन में इस समय ये बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए इस बार ये पूरी तरीके से जो कैमोफ्लेज ड्रेस है उसके अंदर मौजूद हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मिली निर्णायक जीत के बाद यह पहली गणतंत्र दिवस परेड है। इस परेड में जो इक्विपमेंट है, मार्चिंग दस्ता है, उसमें आत्मनिर्भर भारत की गौरवशाली झलक है। सेना में जो नई ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसकी तस्वीरें भी जोश से भर देने वाली है। एक साथ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना का दमखम दिखाई देगा, और वही यंग ऑफिसर्स जो इस समय लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए कर्तव्य पथ पर हैं या अलग अलग जगहों पर अलग डोमेन के ऑपरेशंस में
पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका, कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, किस रोल में आप हैं और क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को? तो मैं कैप्टन आहान हूँ। मैं 61st कैवलरी का इस बार कॉम्बेटाइज्ड कंटिजेंट लीड कर रहा हूँ। सो इस बार हम अपने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे परेड हम सेरेमोनियल से चेंज करके कॉम्बेटाइज्ड अपना ऑप रोल दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है और किस प्लेटफॉर्म पे होंगे आप, और प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हुए अगर आप बता सकें तो ये किस तरीके की तैयारी की है आप? मेरा नाम मेजर हितेश मेहता है और मैं MBT अर्जुन पे कमांडर हूँ। MBT अर्जुन इंडियन मेड टैंक है जो कि 60 टन्स का है और वो किसी भी तरह से दुश्मन को निस्ते नाबूद करने के काबिल है। आपका क्या नाम है, आप किस जगह पे प्लेस होंगे और कितनी तैयारी है इसकी? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अर्जुन कश्यप है और मैं इस बार HMRV लेके आ रहा हूँ परेड पर, जिसका नाम है हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल। तो हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल का इंडियन नेम तक्षक है। 2 HMRVs इस बार हम लोग लीड करेंगे जो कि टैंक्स के आगे हम लोग प्लेस कर रहे हैं। ये आंखें और कान है इंडियन आर्मी की आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड फोर्सेस की। परेड में आपको देखने को मिलेगा कि हमारी फौज कितनी एडवांस है। हमारी एयर पावर देखकर ही दुश्मन के पसीने क्यों छूटने लगते हैं। DRDO की झांकी में भारत में बने एंटी शिप मिसाइल जैसे नए हथियारों का प्रदर्शन भी दिखेगा। ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और इसे DRDO ने तैयार किया है। हम आपको बता दें कि 1500 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 10 से 12 मीटर की ये मिसाइल 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक स्पीड में जाकर दुश्मन के खेमे को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसे डेवलप किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। एंटी वॉरशिप रोल में यानी एंटी शिप रोल में इसका एक अहम कदम है जो कि इस समय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर भी ये दिखाई जाएगी। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है और यही DRDO की आत्मनिर्भरता वाली तैयारी है। परेड में फ्लाई पास्ट को 2 ब्लॉक में बांटा गया है जिसमें कुल 29 विमान हिस्सा लेंगे। परेड के साथ फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 3 फॉर्मेशन दिखाई देगी, प्रहार, गरुड़ और सिंदूर, जो इस साल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस बार आपको ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए हमने 3 फॉर्मेशंस को डेडिकेटेडली दर्शाया गया है। इसमें फॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशंस जो रहेंगी वो रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन और एक सिंगल पावरफुल कंपोजिट फॉर्मेशन सिंदूर फॉर्मेशन। प्रहार फॉर्मेशन में आपको दिखाई देंगे 3 ALH विमान हेलीकॉप्टर्स, जिनमें आगे वाला जो ALH है वो ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेके आपके गणतंत्र दिवस में आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे रहेंगे गरुड़ फॉर्मेशन, जो ये दोनों फॉर्मेशन है ये बैटल एरे फॉर्मेट का एक हिस्सा है। इसके बाद मैं अगर सिंदूर फॉर्मेशन की बात करूंगा, सिंदूर फॉर्मेशन आपको इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग कंटिजेंट के साथ में अभी इन द डायस आपको फ्लाई पास करती हुई दिखाई देगी। उस फॉर्मेशन में आपको 7 लड़ाकू विमान स्पीयर हेड फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं लड़ाकू विमानों की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो उसमें आपको 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 Su-30 MKI और 1 जैगवार विमान आपको देखने को मिलेगा। इस साल की 26 जनवरी परेड पर मैं फ्लैग को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को अनफोल्ड करूंगी। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इस दिन मैं सबसे पहले जाकर वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराऊंगी और वहाँ पे हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित होंगी। इसको अनफोल्ड करने के बाद हमारी 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रीय गान को बजाया जाएगा। परेड में मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम अपनी करिश्माई ताकत दिखाएंगे। ब्रह्मोस, आकाश, सूर्यास्त्र, पिनाका से लेकर धनुष गण सिस्टम और शक्ति ड्रोन की ताकत देखने को मिलेगी। एक तरफ इस बार 26 जनवरी के दिन ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई देगी तो देश की जीत का परचम लहराते हुए वेटरन्स का टैब्लू होगा जिसमें अलग अलग युद्धों का जिक्र है, चाहे 1999 हो, 1971, 1965। हमारे साथ बात करने के लिए एयर कोमोडोर DN साहू हैं। सर, कितनी तैयारी है, इसके द्वारा क्या दर्शाया गया है? हम इस बार थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहते थे, तो संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। तो संग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि जब वो फौज में थे तो उनका जो बलिदान रहा है वो हम दिखाना चाहते हैं
1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, 1971 एंड 1965 यहाँ डिपिक्ट किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी टैंक है जो कैप्चर किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी उसी के ऊपर खड़े हुए हैं और ये वो फेमस सिग्नेचर है जिसमें बांग्लादेश क्रिएट हुआ था और पाकिस्तान वर्ल्ड का हाईएस्ट सरेंडर हुआ था 1971 वॉर में, और ये दर्शाता है 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट का विजय। ऑपरेशन विजय में ये जो दिखा रहे हैं ये द कैप्चर ऑफ तोलिंग बैक टू इंडिया, तो उसको दर्शाता है जिसमें हम हमारे तिरंगा लहराए थे, तो वो हम दिखा रहे हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये भी वही दर्शाता है। ये गवर्नर हाउस है, 1971 वॉर बांग्लादेश जब क्रिएट हुआ था उसके बाद दिखा रहे हैं ये जो हुआ था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें मिराजेस एंड जैगुआर का इन्वॉल्वमेंट था। इस बार कर्तव्य पथ पर भारत के साइलेंट योद्धा भी दिखेंगे। परेड के इस दस्ते में 2 वैक्ट्रियन ऊंट, 4 जांस्कर पोनी, 4 रैप्टर यानी शिकारी पक्षी, 10 कोल्टस यानी भारतीय नस्ल के सेना के डॉग्स शामिल होंगे। परेड में इस कॉलम की अगुवाई वैक्ट्रियन ऊंट करेंगे जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है। ये मंगोलिया और मध्य एशिया मुल्क के 2 कुबर वाले ऊंट हैं जो भारत में लद्दाख के हुंडर गांव में पाए जाते हैं। ये ऊंट 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और -20 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये ऊंट 150 से 250 किलो तक वजन उठा सकते हैं। बिल्कुल क्लोज जाऊंगा तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे कि मतलब फ्रेंडली रहता है मेरा, ये दोस्त या भाई मान लो वैसे ट्रीट करता है मेरे को। इनके पैर राजस्थानी कैमल है उसी की तरह, इनके भी गद्दीदार होते हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसके घिस जाते हैं, घिसते नहीं है। यानी कि ये रोड पे हो चाहे पथरीली भूमि हो या पर्वत पे चढ़ा हो, कहीं पे भी सब जगह कंफर्टेबल रहते हैं। परेड का दूसरा बड़ा आकर्षण जांस्कर पोनी होंगे। ये लद्दाख की एक स्वदेशी और मजबूत घोड़ों की नस्ल है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम रास्तों पर जहां मोटर गाड़ियां फेल हो जाती हैं, वहां ये घोड़े सेना की रीढ़ साबित होते हैं। ये घोड़े 0 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और भारी बर्फबारी को आसानी से झेल लेते हैं। ये समुद्र तल से 3 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर काम करते हैं। इनका कद छोटा होता है लेकिन ये 40 से 70 किलोग्राम तक का भारी भरकम सामान उठा सकते हैं। पोनी हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस करता है। ये किसी भी कंडीशन में रहे, किसी भी हालत में, दिन रात, कभी भी हम इसको ड्यूटी के लिए तैयार कर देते हैं। तो ये अपना व्यवहार से कभी ये पता नहीं चलने देता कि मना कर रहा है, हमेशा तैयार रहता है ड्यूटी के लिए। परेड में 4 रैप्टर यानी शिकारी पक्षी भी शामिल होंगे। सेना इनका इस्तेमाल बर्ड स्ट्राइक कंट्रोल और निगरानी मिशन के लिए करती है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सेना में शामिल किए गए भारतीय नस्ल के डॉग्स भी कर्तव्य पथ पर अपनी वफादारी और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इन्हें साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है जो आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशंस में विस्फोटकों का पता लगाते हैं और सर्च एंड रेस्क्यू में माहिर होते हैं। जोश हाई है। फुल ड्रेस रिहर्सल में बारिश होने के बावजूद सेना ने पूरा दमखम दिखाया। अब कल रिपब्लिक डे परेड में एनर्जी और देशभक्ति का लेवल सुपर हाई रहने वाला है।